बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस चर्चा सत्र में मैं विपुल त्रिपाठी और हमारे साथ हैं आदरणीय विवेक सर। धन्यवाद सर। हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगले 150 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए, खासकर प्रीलिम्स के लिए। विवेक सर बताएंगे कि सीसैट के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और मैं जीएस वाले पोर्शन पर चर्चा करूँगा, क्योंकि आपके मन में अब सवाल आना शुरू हो गए हैं कि अगले 150 डेज़ में हम प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति अपनाएं, कैसे पढ़ें जिससे प्रीलिम्स आसानी से क्रैक हो जाए। तो विवेक सर, जनरली ऐसा होता है जी सर कि प्री के पीछे लोग बहुत तेज़ी से भागते हैं, प्री ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्री ओरिएंटेड कंटेंट नहीं पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन प्री ओरिएंटेड कंटेंट तब पढ़ना चाहिए जब प्री नज़दीक आ जाए। करेक्ट है ना। अगर आप शुरुआत से प्री ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ते हैं तो वो ठीक नहीं है। 2 से 2.5 महीने रह जाए तो प्री पे आपको फोकस हो जाना चाहिए, स्पेशली प्री पे पीवाईक्यू फॉर्मेट में पढ़ना शुरू कर देना। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी 5 महीने बचे हैं सर, तो 5 महीने बचे हैं तो अभी से प्योर प्री ओरिएंटेड हो जाए, या जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। जब 3 महीने बचेंगे तो 3 महीने एकदम से प्री ओरिएंटेड होकर पढ़ना है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? अगर डेटा की माने तो जनवरी में बहुत जल्द आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन क्या कैलेंडर जारी हो जाएगा। हाँ। उस कैलेंडर में जनवरी लास्ट से लेकर के फरवरी के मिड में हम मान सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ सकता है। और ये एग्जाम अगर अभी के सिनेरियो को देखें तो मान के चले सर मई जून, हाँ मई जून तक पेपर होने की संभावना है। तो ये डेटा बताता है कि 5 महीने हैं बच्चों के पास। तो मुझे लगता है कि अभी प्री प्लस मेंस चलने देना चाहिए और फरवरी के खत्म होते होते मार्च से इन्हें पीवाईक्यू बेस स्टडी कर लेनी चाहिए, यानी कि इनको प्री ओरिएंटेड प्रॉपर हो जाना चाहिए। देखिए विवेक सर ने क्या कहा। विवेक सर ने कहा कि ठीक है, प्री ओरिएंटेड स्टडी ज़रूरी है क्योंकि फैक्ट भी पूछे जाते हैं और फैक्ट के लिए हमें पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। लेकिन अभी 5 महीने बचे हैं, तो विवेक सर का ये कहना है कि अगले 2 महीने तक आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही पढ़ाई करिए। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं का क्या मतलब है? जैसे पढ़ाई कर रहे हैं मतलब मेंस टू प्री जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप प्रिपेयर करिए। और अगला जब 3 महीने आपका बचेगा तब आप पूरी तरीके से प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। प्री ओरिएंटेड पढ़ाई का अर्थ ये है कि उसमें आप टेस्ट सीरीज़ देंगे, उसमें आप रिवीजन करेंगे, उसमें आप पॉइंटर्स रिवाइज करेंगे, उसमें आप मैराथन देखेंगे, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और है, कुछ लोग सर ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, अब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस तैयार हो गया है, अब हमको सिर्फ प्री के लिए रिवाइज करना है। हमें प्री के लिए पूरा का पूरा कंटेंट एक बार फिर से रिवाइज करना है, साथ ही साथ प्री की प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है विवेक सर कि इस अभी एक ऐसा समय है कि आप प्री के लिए पूरा पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आज से यदि आप शुरू करें तो पूरा सिलेबस प्री के लिए आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्री के लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक विषय पर 2-2.5 हज़ार सवाल अगर 2-3 बार सॉल्व किए जाएं विषय पढ़ने के बाद सर, है ना, विषय पढ़ने के बाद अगर 2-2.5 हज़ार सवाल प्रत्येक विषय पर सॉल्व, विकसित हो जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मुझे किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए परीक्षा, और 90% प्लस एक्यूरेसी भी हो जाएगी। तो एक दूसरा सवाल ये है विवेक सर कि एक तबका ऐसा है एस्पिरेंट का जो चाहता है कि इस बार 2026 का प्री में निकालूं, जी बिल्कुल, किसी भी कीमत पर मैं निकालूं, और आज से मैं शुरू करना चाहता हूं प्री ओरिएंटेड पढ़ाई, चाहे कोई बैच लेके, चाहे किताबों के साथ, चाहे कोचिंग के साथ, चाहे स्वयं से। तो अगर आज से कोई अभ्यर्थी प्री के लिए प्रिपेयर करना शुरू करे, प्री ओरिएंटेड कंटेंट उसका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है, और एमसीक्यूज दे, प्रैक्टिस करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विजिट करे, रिवीजन करे, मॉक लगाए, तो क्या प्री निकल सकता है? जी सर, बिल्कुल निकल सकता है। मेरा मानना है कि जो आपके पास सिलेबस है वो आपके लिए एक तगड़ा हिंट है, और उस हिंट में जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं तो वो आपको सिखाता है कि टॉपिक की डीपनेस कितनी है। और जब आप किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर 2000-3000 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये प्रत्येक वर्ष के पैटर्न को समझने में बच्चे की मदद करता है। जब वो हर वर्ष के पैटर्न को समझने लगते हैं तो उसके आधार पर वो तय कर लेते हैं कि मुझे इस टॉपिक को क्या और दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, या जैसे मान लीजिए सर, सरल तरीका क्या है कि बच्चा पीवाईक्यू उठाए, मान लीजिए उसने 100 प्रश्न पॉलिटी के लगाए या हिस्ट्री के लगाए या इकोनॉमिक्स के लगाए या सीसैट में ही जाकर के पेपर सॉल्व किया। अब जो जो टॉपिक पर या जिन जिन जगहों पर, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ डीपीएसपी नहीं सॉल्व कर रहा है या कुछ क्वेश्चन लटक रहे हैं, इसका मतलब उसका वो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, उसको जरूरत है कि वो या तो यूट्यूब पे आके एक बार क्लास देख ले, या तो पेड बैच में अगर है तो उसको एक बार
बार मगअप कर ले, रिवाइज कर ले, या तो एक बार बुक उठा ले। राइट। तो इससे होगा क्या कि उसका एमसीक्यू ने उसको बता दिया कि आपको एग्जैक्टली सारे टॉपिक नहीं पढ़ने थे, आपको ये टॉपिक वीक थे, इसको ही कवर करना था। तो उसका प्री अच्छा एक्यूरेसी के साथ निकलने की संभावना बनती है। मतलब विवेक सर का ये कहना है कि अगर आप टॉपिक पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि सवालों का स्तर कैसा होगा, भविष्य में क्या सवाल आएंगे जी। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। जी। मतलब विवेक सर का ये सीधा सीधा कहना है, और ना सिर्फ विवेक सर का, मेरा भी ये सीधा सीधा कहना है कि आप सिलेबस को पढ़िए और जो आपने सिलेबस से पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करिए और मॉक दीजिए। अब जैसे सर 150 दिन बचे हैं विवेक सर जी, तो मैं चाहता हूं कि इस 150 दिनों में फुल ऑन ऐसे 5-6 पॉइंट क्लियर हो जाएं हमारे अभ्यर्थियों को प्री के लिए, प्रीलिम्स में उनको ताकत मिले, उन्हें जैसे 1-2 पॉइंट मैं बताता हूं विवेक सर जो जरूरी हैं, करेक्ट, जो मुझे समझ आ रहा है, उसमें आप 2-4 पॉइंट आप जोड़ दीजिएगा। जी सर, पहला पॉइंट बताइए। हाँ, जैसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि आपको कम से कम जीएस के 50 से 60 मॉक देने हैं, 50 से 60 मॉक टेस्ट, और सी सेट के लगभग 20। सी सेट का आप बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं, मेरी जितनी समझ है कि लगभग 20 मॉक सी सेट के और 50 से 60 मॉक, 20 से 25 सी सेट का और 50 से 60 मॉक जीएस का अगर लगा लेते हैं तो पर्याप्त। चाहे आप ऑनलाइन मोड में दें, चाहे आप ऑफलाइन मोड में दें, लेकिन सीरियसली ये मॉक टेस्ट आपको देना है। सबसे पहला पॉइंट, यानी एग्जाम के पहले तक आपको 50 से 60 मॉक देना है, और न सिर्फ मॉक देना है बल्कि उसका सोल्यूशन देखना है। जिन टॉपिक्स पे आपको दिक्कत हो रही है उसे रिवाइज करना है, पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है। एक चीज और ऐड करूंगा सर, मान लीजिए अगर बच्चा मॉक दे रहा है ना, तो कोई भी बच्चे आप में से अगर ऐसे हैं जैसे 1 मॉक दिया, 2 मॉक दिया, 3 मॉक दिया और उनके अंकों में सुधार नहीं हो रहा है, वो अच्छे रिजल्ट की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। पहला मॉक दिया, जीएस में उनके 50 सही हो रहा है, दूसरा दिया 52-53, तीसरे में गए, हो सकता है किसी तरह से 60 तक पहुंचे, तो उनको लगेगा कि यार 60 में तो सिलेक्शन होना नहीं है, तो उनका मोरल डाउन होने लगेगा। मैं कहूंगा कि कम से कम 20 मॉक तक अगर आपके रिजल्ट में भी कोई विशेष परिवर्तन ना दिखे तो लगे रहिएगा, कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यू। बहुत बढ़िया बात विवेक सर ने बोली है कि अक्सर ऐसा होता है कि 10-10 मॉक के बाद भी रिजल्ट ठीक नहीं आता है। ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस है, नहीं आता है, तो उसके बाद भी अगर आप लगे रहेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि नहीं अब बढ़िया हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया सर। जी सर। दूसरा पॉइंट, जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है, चाहे आप लगातार अभी पढ़ रहे हैं, चाहे पहले पढ़ चुके हैं या अभी कोई कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। देख लीजिए, रिवीजन चाहिए कम से कम 2 बार। बैकलॉग होंगे, बैकलॉग का मतलब समझते हैं, बैच लिया है, देखा ही नहीं है पूरा का पूरा, तो ये वो टाइम है कि उसको आप 1.75 या 2x स्पीड पे आप खत्म करिए, पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए उसी दौरान। और उस टॉपिक को पढ़ने का क्या मतलब है कि ऐसे जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, तुरंत ऑन द स्पॉट क्लियर करिए कि मैंने ये टॉपिक सीखा, इसका पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब कि कंफर्म हो गया, ये टॉपिक तो पुख्ता कर लिया, इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा। चलिए, सेकंड पॉइंट सर रिवीजन हो गया। करेक्ट। थर्ड पॉइंट, प्रत्येक सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज करना है। जैसे पॉलिटी के अब तक के आए हुए जितने सवाल हैं, और ना सिर्फ यूपी के, पॉलिटी के अब तक के आए हुए जितने सवाल हिंदी भाषी एग्जाम्स के लिए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, सबके सवाल आपको रिवाइज करना। आप सोच रहे होंगे कहाँ मिलेगा, तो बहुत सारी किताबें बाजार में आती हैं, है ना, आप जाएंगे, हाँ, पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, विद आंसर चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मार्केट में बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, जो आपके आसपास के इलाके में कम खर्चे में उपलब्ध हो जाए, आप ले आइए और उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करिए। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया सर कि पीवाईक्यू को रिवाइज करना है। चौथा पॉइंट, देखिए, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू कंफ्यूजन नहीं लेना है। मॉक टेस्ट का मतलब कि वो क्वेश्चन जो नए तरीके से बनाए गए हों, वो नहीं जो पिछले एग्जाम से सीधे कॉपी पेस्ट हो। और पीवाईक्यू का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। एमसीक्यू का मतलब क्या हुआ, जो सर कह रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अलावा नए क्वेश्चन जो बनाए गए हो, जैसे हम लोग यूट्यूब पर कराते हैं, नए क्वेश्चन बना करके और पुराने टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन को लिंक्ड अप करना। अब देखो, जैसे 3 पॉइंट हुए सर, एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं जी। पहला पॉइंट मॉक, दूसरा पॉइंट रिवीजन, तीसरा पॉइंट पीवाईक्यू, चौथा पॉइंट मॉडल क्वेश्चंस। करेक्ट। हर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चंस, चाहे आप कंबाइन फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैराथन देख रहे हैं, किताब के थ्रू देख रहे हैं, विवेक सर के थ्रू पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप मॉडल क्वेश्चंस करिए और वहां देखिए कि क्या कमियां आ रही हैं और उन कमियों को ठीक करने का प्रयास करिए। तो ये 4 बुलेट पॉइंट्स हो गए विवेक सर। बाकी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं 2-4 पॉइंट और आप जोड़ें। ये जो लास्ट पॉइंट आपने बोला ना सर, इसमें मैं एक बहुत काम की बात जोड़ना चाहूंगा जी। सिलेक्शन तब नहीं होता जब हमारे पास किसी प्रश्न का सीधा जवाब होता है। संभव है कि उस प्रश्न को अलग तरीके से, अलग
तरीके से पूछ लेने के बाद आप तर्क ना कर पाए कि इसका क्या वही सटीक उत्तर हो, तो अब यहाँ पे बच्चा फंसेगा। तो अगर वो अभ्यास करता है तो यहाँ से वो सीखे क्या? कई बार बच्चा यही नहीं समझ पाता कि अभ्यास के दौरान क्या सीखना है। प्रश्न की प्रकृति, डिमांड ऑफ द टॉपिक। सेकेंड थिंग कि बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि जब मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैंने इस टॉपिक को क्लियर नहीं किया है क्या, पढ़ना है, फिर से रिवाइज, तुरंत ऑन द स्पॉट आप काम कर लीजिए। अच्छा, अब थर्ड क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप टॉपिक पढ़े, आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, अब उस एमसीक्यू से आपने क्या नई चीज निकाली, मतलब अब इसको बदल के पूछेगा तो कैसे पूछेगा। जब बच्चा एमसीक्यू के साथ ये तर्क करने लगता है तो सिलेक्शन की लिस्ट। सर आप ये कह रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान उसके अलग अलग डायमेंशंस पर भी विजिट करना चाहिए। तो ये दो ही तरीके से हो सकता है सर। पहला तरीका आप बुक में लिखी व्याख्या पढ़ें, दूसरा तरीका आप टीचर जो पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, जैसे बगल में रखिए, नहीं मतलब जैसे आप कोई सवाल करा रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप भी तो व्याख्या कराते होंगे, तो आप या तो वो कर लीजिए, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हम जो लेके आते हैं। हाँ बिल्कुल, चारों विकल्पों को पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसके चारों विकल्पों पर काम करना है, क्योंकि वो एक सवाल नहीं है, वो दरअसल अब अगले बार के लिए 4 सवाल है। कुल मिला के ये 2 मिनट में जो निगाह विवेक सर जो आपने ये कहा उसका मैं एक सार बताता हूँ। 5वां पॉइंट ये है कि किसी भी सवाल को पढ़ें तो उसके आसपास के डायमेंशंस को भी कवर करें। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। अगला पॉइंट सर एक और, सीसैट को बच्चे बहुत कम देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे बीच में आकर के कहते हैं कि सर सीसैट ने रोक लिया, वरना मेरे इतने नंबर थे कि मेरा प्री कोई नहीं रोक सकता था। तो मैं कहूंगा कि कम से कम उसमें भी वही सेम ये 5 चीजें उसमें भी इस्तेमाल करनी है। और इसमें 2 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं सर, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल बच्चे का क्या होता है कि मैथ्स रीजनिंग पे पहले से ही कमांड अच्छा होता है, उसकी इंग्लिश पहले से फ्लुएंट होती है, मैथ रीजनिंग भी ठीक होती है, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश पे उसकी कमांड अच्छी है। और हमें क्या चाहिए कि हमें केवल 33% नंबर चाहिए, यानी 66 क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए। अब आप एक बार पूरे सिलेबस को निकाल करके खुद ही समझ जाएंगे। तो टेक्निकल बच्चा क्या करे, केवल पीवाईक्यू पे फोकस करे। सीसैट क्लियर करने के लिए टेक्निकल बच्चे को ये सलाह दी जाती है पीवाईक्यू प्लस मॉक। यूट्यूब पे आप आइए, सेशंस देखिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम नहीं करना। मतलब सीसैट को रोज 1 घंटा देना है मैक्सिमम, इससे ज्यादा की नीड नहीं है। टॉपिक पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल बच्चा है उसके साथ थोड़ी दिक्कत है। अगर वो हिंदी भाषी है तो उसकी इंग्लिश शायद बिल्कुल शून्य हो। उसके साथ हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज का बच्चा हो तो मैथ्स बिल्कुल 0 है। रीजनिंग पे मान लीजिए थोड़ा बहुत काम करके वो कुछ क्वेश्चन कर लेता है। इन बच्चों के लिए क्या होता है कि ये बच्चे हिंदी, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और थोड़ा बहुत इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट तो बच्चा कर ही सकता है ना बचपन से, तो उसकी रोज प्रैक्टिस कर ले। तो करना क्या है कि इनको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, रोज आधे घंटे दे लें, आधे घंटे 1 घंटे दे दें और टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा क्लियर कर लें। जैसे अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के साथ भी ये दिक्कत आती है सर पीएससी में, कि जैसे हिंदी में 25 क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है कि बच्चा 25 क्वेश्चन सीधा सीधा कवर कर रहा है। तो एक बार क्या करिए कि व्याकरण इतना कठिन नहीं है कि उसको केवल पीवाईक्यू से ना कंप्लीट कर पाए। तो जैसे हम लोग सीरीज लेके आते हैं, आप आइए जुड़ करके पढ़ लीजिए। मतलब वहां पे भी नॉन टेक्निकल वाले बच्चों के लिए भी मैं ये कहूंगा कि उनको 1 से 1.5 घंटा रोज देना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ने में, थोड़ा पीवाईक्यू बनाने में। तो ये रहा सर सीसैट। अच्छा, छठा पॉइंट विवेक सर ने जो कहा उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। विवेक सर ने सीसैट की स्ट्रेटजी बताई कि जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनको कुछ समय रोजाना आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे निकालने हैं सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और पीवाईक्यू करना है और 20 मॉक लगाने हैं, ठीक है। और जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनको पीवाईक्यू करना है और 20 मॉक्स देने हैं टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए। तो ये थी सीसैट की स्ट्रेटजी और लगभग 4-5 बुलेट पॉइंट्स मैंने बताए प्रीलिम्स के, मैंने और विवेक सर ने। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब विवेक सर से मैं पूछना चाहता हूँ, विवेक सर कि हमारा स्टडी आईक्यू का क्या रोल है, अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी एक संस्था के रूप में यही कार्य करते हैं कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हैं, आसान बनाते हैं, समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा क्या प्रोग्राम चलता है जिससे हम प्रीलिम की तैयारी को और बेहतर बना, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा चाहता है कि हम स्टडी आईक्यू का कोई प्रोग्राम ज्वाइन करें और हमारा प्रीलिम्स पूरा रिवाइज हो जाए, कंप्लीट रिवाइज हो जाए, फिर उसके बाद सिर्फ हम टेस्ट सीरीज खरीदें, टेस्ट सीरीज दें, मॉक दें और प्रीलिम क्रैक करें। तो स्पेशली प्रीलिम ओरिएंटेड हम कुछ चलाते हैं क्या? हालांकि हम मेंस ओरिएंटेड के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन क्या अभी राइट नाउ कुछ प्रीलिम ओरिएंटेड अपने यहाँ चल रहा है? सर चूंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, कह रहे थे कि सर प्रीलिम्स के लिए भी कुछ लेके आइए, तो चूंकि उनके लिए काफ़ी आसान होगा कि मेंस ओरिएंटेड पढ़ाने वाले टीचर्स उनके प्रीलिम्स के लिए उनकी हेल्प करें, तो हमारे पास प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक बैच है यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स की, राइट।
और चूंकि नया साल आ रहा है सर, तो उसके लिए 50% का डिस्काउंट भी स्टूडेंट्स को दिया गया है। 9 वर्ष का तोहफा है 9 आपके वर्ष लिए। का तोहफा है आप लोगों के लिए, ये हम शिक्षकों और स्टडी IQ परिवार की तरफ से। हाँ। अच्छा, मजेदार बात यह है सर कि उसमें 50% के डिस्काउंट के बाद उसकी फीस इतनी कम है कि हर बच्चा उसको आसानी से ऑप्ट कर सकता है। मोमोज खाने भर की? हाँ, महीने भर का मोमोज तो आ जाएगा। अरे सामान्य घर का बच्चा जो है महीने भर का मोमोज 3-4 हज़ार में नहीं खाता है। हाँ सर, अब क्या कर सकते हैं, चूंकि अब संस्थान को चलाने के लिए और बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए काम करना पड़ता है, इतने सारे शिक्षक हैं, तो ठीक है, मतलब इतना कम शुल्क है कि बहुत आसानी से कोई भी बच्चा उसको ऑप्ट कर सकता है। मतलब यूं समझिए कि 1 महीने के 1 वक्त के भोजन के बराबर का खर्च हो सकता है। बाकी उसमें जो हेल्प हो पाती है वो हम लोग करते ही रहते हैं सर। हम लोग के कोर्स होते हैं, उसको लगा करके बच्चा अपना पैसा कम कर लेता है। बाकी जहाँ उसको मदद की जरूरत होती है, अगर वो जेन्युइन बच्चा है, तो हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं सर। आप भी खड़े रहे, हम भी खड़े रहे, हमारा संस्थान खड़ा रहा है, स्टडी IQ परिवार खड़ा रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स बैच है। अच्छा, उसमें मिलेगा क्या आपको? रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस मिलेगा, और यूट्यूब पर हम लोगों की जो क्लासेस होती हैं अगर आप फॉलो करें, लाइक सर का 20 मिनट शो और उनके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका, हमारा CSAT को सॉल्व करने का तरीका, हमारे बहुत सारे मैराथन पड़े हुए हैं इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन पे, लाखों बच्चों ने देखा, बहुत सराहा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिले इंटरपर्सनल स्किल पर और डिसीजन मेकिंग पे, हिंदी पे। आप एक बार जाके देखिए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि सब कुछ फ्री है। CSAT तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा इंस्टीट्यूट आपको तैयार करके दे देता है। बैच में भी हम लोग कराते हैं, तो बैच में आकर के आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं, सारे टीचर्स मिलेंगे। अच्छा, एक सवाल है सर, के लिए एक सवाल है जी, जो ये प्री के बैच की बात आप कर रहे हैं जी, जिसमें लाइव पढ़ाया जाएगा, पहला पॉइंट जी करेक्ट, पूरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, इसमें मॉक प्लस टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं। मॉक टेस्ट भी इसमें कुछ इंक्लूड है जी, ठीक। तीसरा पॉइंट, क्या इसमें CSAT भी इंक्लूड है? करेक्ट सर, इसमें CSAT पढ़ाया जाता है। CSAT भी इसमें क्या है, इंक्लूड है, यानी प्री का जो अपना बैच है उसमें CSAT और GS दोनों क्वेश्चन अपने बहुत include है। संस्थानों में केवल सामान्य अध्ययन पढ़ाया जाता है, CSAT को अपेक्षित रखा जाता है, लेकिन हमारे संस्थान में ये चीजें नहीं। हाँ, तो इस समय नए साल के तोहफे के तहत 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। खैर विवेक सर, इस नए साल पर अब हम लोग जो है इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। तो समाप्ति से पहले मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप कुछ जो है हमारे एस्पिरेंट को, बच्चों को जो है कुछ ऐसी दुआएं, ऐसे विश दें जिससे नए साल में नई ऊर्जा के साथ अपनी सपनों को उड़ान दे सकें। ठीक है, कुछ 2 शब्द नए साल के लिए। सर बस यही कहूँगा कि नए वर्ष पे आपने अगर केवल ये सोच रखा है कि चूंकि असफलताओं की एक लंबी फहरिस्त, बेरोजगारी का एक लंबा दौड़ और सपनों की लड़ाई में थोड़ा पीछे रह गए, तो ये सोच करके अपने आप को दुख मत दीजिए। कई बार सपनों को साकार होने में और सत्य की दिशा में पहुंचने में समय लग जाता है। केवल एक काम करिए, खुद के निर्माण में लग जाइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। परीक्षा के अंतिम समय तक जो बच्चा अपने आप में विश्वास रखता है, अपने दिल की धड़कनों को मजबूत करे रहता है, उसका सिलेक्शन होता है। और ये संघर्ष ना हो तो इस जीवन में सफलता का कोई अर्थ भी तो नहीं रह जाता। भाई हम आप सफल होते हैं और उस पे जो पीछे के हमारे संघर्ष है वही तो हमें आपको खुशी देते हैं। ये संघर्ष से याद आया सर, मेरी वो वाली लाइन, फेवरेट लाइन, जो मैं अक्सर बोलता हूँ, हाँ, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप सबको भाई साहब, हम दोनों लोगों की तरफ से, स्टडी IQ परिवार की तरफ से 50% के UPPSC के उपहार के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल लगा के पढ़िए और जैसा कि सर कहते हैं खूब मोटाइए। अब मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है स्वस्थ रहना। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन हम लोग नहीं देंगे, बस इतना कहेंगे, ईमानदार रहिए, विचार अच्छे रखिए। अगर विचार अच्छे रखेंगे तो बहुत विकास होगा, और अच्छे विचारों के साथ तैयारी करिए। तैयारी के दौरान भी ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। और एक अंतिम बात, जीवन में आपके जितने भी लक्ष्य हों, लेकिन एक लक्ष्य जरूर रखा करिए कि आप अच्छे मानव बनिए, बेहतर इंसान बनिए। तो बेहतर इंसान के सपनों के साथ, सकारात्मक लक्ष्य के सपने के साथ साथ चयन की उम्मीद के साथ ये नया साल आपको, निर्माण की प्रक्रिया और निरंतरता के साथ ये नया साल आपको मुबारक हो। धन्यवाद।